वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में एक सेक्शन कवर कर रहे हैं, सेक्शन 302, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी व्हेन डीम्ड अनएबल टू पे इट्स डेट, किन सिचुएशन में ये समझा जाता है कि एक कंपनी अपने डेट्स को पे करने के काबिल नहीं है। और ये सिचुएशन इसलिए रेलिवेंट हैं क्योंकि वन ऑफ द ग्राउंड जो हमने सेक्शन 301 में पढ़ा था कि एक कंपनी जिसकी बेस पर वाइंड अप हो सकती है, वो ये था कि अगर ये प्रूव हो जाए कि कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट्स है। तो तीन सिचुएशंस ऐसी हैं जो लॉ में मेंशन है, जिन सिचुएशन में ये समझा जाता है कि एक कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट है। फर्स्ट सिचुएशन है कि इफ़ अ कंपनी हैज सर्व्ड नोटिस, इफ़ अ क्रेडिटर हैज सर्व्ड नोटिस ऑन द कंपनी demanding to pay the sum due and the company has for 30 days thereafter neglected to pay the sum or to cure or compound for it to the reasonable satisfaction of the creditor। यानी एक क्रेडिटर ने अगर एक प्रॉपर नोटिस कंपनी पर सर्व किया है जिसमें वो अपने पैसे मांगता है कंपनी से, और 30 डेज गुजर जाते हैं, कंपनी ना उस सम को पे करती है, ना उसकी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ना अपने क्रेडिटर के साथ कोई एग्रीमेंट करती है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि जी रीशेड्यूलिंग हो जाएगी या कुछ और तरीके से हो जाएगा, यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ क्रेडिटर के मुताबिक कोई एक्शन अगर नहीं लिया जाता, तो फिर इसका मतलब है कि कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट है। लेकिन यहाँ पर कितनी अमाउंट ड्यू हो, किस तरीके से चीज़ें हों, उस पर कुछ फर्दर गाइडेंस भी है कि कम से कम जो अमाउंट है वो 100,000 से एक्सीड करती हो। क्रेडिटर जो है वो मे बी बाय असाइनमेंट भी हो सकता है, और अदरवाइज भी यहाँ पे बाय असाइनमेंट से मुराद ये है कि हो सकता है वो शख्स ओरिजिनल क्रेडिटर ना हो, उसे वो लोन किसी और की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ हो। हम कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस की असाइनमेंट पढ़ते हैं ना, कि किसी और का राइट आपको असाइन हो जाता है, किसी और की ऑब्लिगेशन आपको असाइन हो जाती है। तो बाज़ लेट्स से कि जी एक बैंक से आपने लोन लिया था, वो बैंक जब फाइंड अप हो रहा था तो उसकी असाइनमेंट हो गई, तो उसके ऑफिशियल असाइनी की तरफ वो चला गया, या फिर एक बैंक ने दूसरे बैंक को अपने लोन्स जो हैं सेल कर दिए, तो मर्जर हो गया, तो वो एक डिफरेंट एंटिटी के पास वो लोन आ गया जिस एंटिटी से आपने ओरिजिनली लिया था। तो क्रेडिटर असाइनमेंट के हिसाब से भी हो सकता है और ओरिजिनल क्रेडिटर भी आपका हो सकता है। नोटिस जो है वो डिलीवर कैसे किया जाएगा, रजिस्टर्ड पोर्ट से भी, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं, ऐसे कोरियर वगैरह जो नॉर्मल वेज हैं। लेकिन कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर नोटिस जो है वो डिलीवर होना चाहिए। डिमांड जो है वो मस्ट बी अंडर क्रेडिटर्स हैंड होनी चाहिए, यानी क्रेडिटर्स की तरफ से ही होनी चाहिए। और ये ड्यूली गिवन समझी जाएगी अगर उसके एजेंट ने साइन किए हों, या ऐसा लीगल एडवाइज़र जिसे क्रेडिटर ने ड्यूली ऑथराइज किया हो उसकी तरफ से भी अगर साइंड होंगे, तो वो भी प्रॉपर डिमांड कंसीडर होगी। तो एक तो पहला कॉन्टेक्स्ट ये है जिसमें कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट समझी जाएगी। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है कि जहाँ पे एक लीगल ऑर्डर इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इशू होता है कंपनी के अगेंस्ट, और वो अनसेटिस्फाइड रिटर्न हो जाता है इन होल और इन पार्ट, यानी कोर्ट ने ऑर्डर भेजा कि जी इस क्रेडिटर को 1 लाख 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो आपने देने, वो इतने टाइम तक आप दें, और उस टाइम तक जो है वो या तो कंपनी पूरे पैसे नहीं दे सकती या बिल्कुल ही नहीं दे सकती। तो ये ऑर्डर जो है ये एग्जीक्यूशन के वे में भी हो सकता है, अदर प्रोसेस से भी हो सकता है, डिक्री पर भी हो सकता है, और किसी कोर्ट या अदर कम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से भी हो सकता है। अदर कम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कमीशन ने ऑर्डर दिया था कि जितने पैसे अब आप इनको दें तो फिर आपका मामला सेटल होगा, तो वो अगर आप पे नहीं करते तो वो भी आ जाता है। तो कोर्ट भी हो सकती है, कोई और कम्पिटेंट अथॉरिटी भी हो सकती है। एग्जीक्यूशन की जो लीगल टर्म है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लीगल जजमेंट को इन्फोर्स किया जाता है, यानी नॉर्मली अगेंस्ट डेटर। यहाँ पे डेटर कौन है? कंपनी। तो क्रेडिटर ने कोर्ट में जाकर एक जजमेंट ले ली जिसमें डिसाइड हुआ कि इतने पैसे कंपनी को उस शख्स को देने चाहिए इस डेट तक। तो या जुडिशल रिट है कि कोर्ट ने कहा कि जी ये आप इतने पैसे टैक्स के जमा करवाएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आपने जमा नहीं करवाए, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपको ऑर्डर दिया था और आपको पैसे जमा नहीं करवाते, तो वो भी अनेबल टू पे डेट समझा जाएगा। वर्ड टर्म यूज हुई डिक्री की। तो डिक्री भी एक ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर को कहते हैं जिसके में फोर्स ऑफ लॉ हो। वो फोर्स ऑफ लॉ कोर्ट की तरफ से भी हो सकती है या किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से हो सकती है, जिसमें लॉ की तरफ से उसको ये पावर दी गई हो कि वो एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट समझी जाएगी। प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स। अब ये एक बड़ा जनरल क्राइटेरिया है कि आप ये ऊपर वाले क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहे। आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके जनरली जो हालात हैं उसकी बेस पर जो है ना ये प्रूव कर देते हैं कि जी कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि ये कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली उसके अंदर आप बात करेंगे कि कंपनी के पास ये एसेट्स हैं, इतनी अब इनकी लाइबिलिटीज़ हो चुकी हैं, तो इतने एसेट्स से ये लाइबिलिटीज़ तो कवर नहीं हो सकती। और इसके अंदर जो कोर्ट है वो ना सिर्फ ये कि एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करेगी, बल्कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज जो कि किसी फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट है उनको भी कंसीडर करेगी। प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज
जो एक्सपेक्टेड है कि अगर कंपनी बिजनेस कंटिन्यू करती है तो फ्यूचर में ये लाइबिलिटी भी कंपनी को इनकर करनी पड़ जाएगी। जैसे उसका जो प्लांट है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है, तो उसकी रिपेयर या उसकी जो ओवरहालिंग है उसकी कॉस्ट भी एक एडिशनल लग जाएगी। तो प्रोस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ को भी कोर्ट कंसिडर करेंगी, कंटीजेंट को भी कंसिडर करेंगी एग्जिस्टिंग के अलावा। तो कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं इन, ये बड़ा जनरल पॉइंट है, यानी इसमें किसी भी सिचुएशन में जाकर जस्ट आपने कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। तो ये तीन जो हैं पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन में से कोई सा भी एक भी अगर कोर्ट के अंदर प्रूफ कर दिया जाता है तो समझा जाएगा कि इट्स डेट्स है, और ऐसी सिचुएशन में वाइंडिंग अप बाय कोर्ट जो है वो इनिशिएट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।